सर मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान की सांस फूल गई है। हालत ये है कि अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। साथ ही पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है। अब सरकारी कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही दफ्तर जाएंगे, बाकी दिन घर पे रहेंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की 50% पेट्रोल में कटौती कर दी है। आखिर पाकिस्तान का हाल इतना बुरा कैसे हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। अब मैं पहली चीज आपको ये बताता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि खाड़ी में तेल की कमी हो रही है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो गए हैं, इसलिए हमारे पास अब इंपोर्ट इतना नहीं हो रहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, ये बकवास करता है। ये जो है ना, बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, झूठ बोलता है। सच्चाई यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैं तो बेटा इकोनॉमिस्ट हूं, मैं तो अर्थशास्त्री हूं, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूं, उन्होंने कहा है कि टाइगर, तुम्हारा जो बजट डेफिसिट है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि आप अब बेसिक प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाइए, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाइए, बिजली की कीमतें बढ़ाइए, और जो आपका टैक्स बेस है, क्योंकि 1 या 2% पाकिस्तानी टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, उसको भी बढ़ाइए। लेकिन आईएमएफ कई बार ये कोशिश कर चुका है, लेकिन वहां के जो 22 सरमायादार हैं पाकिस्तान में, वो कभी नहीं होने देंगे। दूसरा, आपने जिक्र किया है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाह भी कम हो रही है। वहां तनख्वाह पे कौन जीता है? तनख्वाह तो होती है सिर्फ पान खाने के लिए, बाकी तो आपको मालूम है भ्रष्टाचार उस देश में कितना, सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट ये बदमाश शरीफ खुद ही है। और फिर इनका एक वो मुन्नी बाई है, अपने आप को खेती मार्शल कहता है, हिंदी में शायद फील्ड को खेत कहते हो, तो खेती मार्शल, वो भी बकवास करता रहता है सारा वक्त। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के सामने इस समय एक पॉली क्राइसिस है। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है कई लेवल्स पे। एक तो आर्थिक, तो आप जानते ही हैं, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। सऊदी अरेबिया के साथ देखिए मजेदार चीज, इसको सनातन धर्म में सनातनी हूं, और बाय द वे ये भी आपको बता देता हूं कि मेरे फादर पठान थे, मेरी मदर का संबंध सिख परिवार के साथ था, मैं सनातनी हूं। हम लोगों में एक चीज होती है कर्मा। अब ये मजेदार चीज आपको बताता हूं, पिछले साल इस बेवकूफ मुल्ला, क्या नाम है, मुनीर ने जाके एक सऊदी अरेबिया के साथ समझौता साइन कर लिया कि अगर आप पे हमला होगा वो मुझ पे हमला होगा, अगर मुझ पे हमला होगा तो वो आप पे होगा, तो मिल के हम करेंगे। जब अफगानिस्तान ने ठोका पाकिस्तान को, उस समय पाकिस्तान ने सऊदियों से कहा, भाई देखो ये तो हमारी एग्रीमेंट, तो आ जाओ मेरी मदद कर। उसने कहा, भाई तेरा नाम भी कभी नहीं सुना। अब जब सऊदी अरेबिया पर ईरान ने हमला किया तो सऊदी ने बोला, आजा बेटा, अब तू अपने यहाँ पे अपने सर एयर डिफेंस लगा, ये कर वो कर। मुनीरी साहब जो हैं वो कहने, साहब देखो मुझे सोचना पड़ेगा, बड़ी तकलीफ में हूँ। कहने का मतलब ये है कि समझौता करना बड़ा आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। अब वो बुरी तरह से फंस गया, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, खैबर पख्तूनख्वा तो गया, बलूचिस्तान तो गया, सिंध में भी मूवमेंट चल रही है, तो पॉलिटिकली वो खत्म हो रहा है। फिर तीसरी चीज वहां पर हम देख रहे हैं सोशल प्रॉब्लम्स, ड्रग्स का प्रयोग हो रहा है। सिर्फ पंजाब जो है पाकिस्तान का प्रोविंस, जहां पे दुनिया के सबसे गंदे लोग रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान, बस वही बचेंगे, बाकी सब अलग। ये नहीं कह रहा कि टूट जाएगा, लेकिन ऑटोनॉमी होगी, वो अपनी सरकार चलाएंगे। और जो राष्ट्र, जो उनका नेशनल कैपिटल होगा वो होगा लाहौर। वहां बैठ के वो जो पंजाबी लोग हैं बेवकूफ, वो मुजरा करेंगे, शराब पियेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान की हालत अब बहुत खराब है। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 75 साल की मेरी उम्र है, मैंने पाकिस्तान की हालत पहले कभी नहीं देखी। इसका समाधान क्या है? हमें सिखाया जाता है, चाणक्य ने भी यह कहा था, हम तो चाणक्य की संतान हैं, कि किसी भी समस्या का अगर आपने समाधान करना है, पहले उस समस्या को रिकॉग्नाइज तो करो। और जब मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से बात, जी कोई समस्या नहीं है, हम तो दुनिया का सबसे अमीर देश है, सब कुछ ठीक है, ये क्या बदमाश शरीफ कह रहा है कि हम कीमतें बढ़ाएं? क्यों कीमतें बढ़ाएंगे जी? तेल की कोई कमी नहीं है, मेरे पास 18 गाड़ियां हैं, मैंने सब में तेल भरवा लिया। व्हाट नॉनसेंस! क्या ये सोचते हैं कि दुनिया इन पर विश्वास करेगी? आज एक देश नहीं है जो जिहादिस्तान के साथ खड़ा है, टर्की भी अलग हो गया है, अजरबैजान जो पहले उनके साथ था वो भी अलग हो गया, अफगानिस्तान का तो आप जानते हैं, ईरान का तो आप जानते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना मुस्लिम उम्मा का, मुझे क्षमा करेंगे जितने मुस्लिम समुदाय के लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक उम्मा ये बेकार का हो गया है। एक भी मुसलमान देश आज ईरान के साथ नहीं खड़ा है, और ये शिया सुन्नी का जो नौटंकी है वो आप इन एक्शन देख रहे हैं। सो द रियलिटी, भारत के साथ आज सारी दुनिया खड़ी है क्योंकि मेरे पास आर्थिक ताकत है।
मेरे पास पॉलिटिकल यूनिटी है, मेरे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है। ये सब देख के सब मेरी दोस्ती चाहते हैं। सर असल सवाल ये है कि जो ईरान की जंग चल रही है उसके बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, जो दफ्तर हैं सरकारी वो सिर्फ हफ्ते में 4 दिन मैं समझ खुले गया, हैं। लेकिन इसका जंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है आईएमएफ ने जो कंडीशंस लगाई हैं। आईएमएफ तो बैंक है, बैंक आपको ऋण देता है, आप उसे लोन लेते हैं, फिर बैंक पूछता है वापस कैसे करोगे। तो आप कहते जी मैं तो रोज 15 पराठे खाऊंगा, बैंक बोलेगा ना 6 खाओ, और जो पैसा बचेगा उससे अपना आपका जो डेट है वो वापस करिए। अभी देखिए जहां जाते हैं, यहां तक मैं बताता हूँ, ये भीख मांगता है ना, ये पिंजड़े वाली मुनिया, यहां तक कि एक शायद यूएई के एक लीडर ने कहा था कि जब हमें टेलीफोन आता है इस्लामाबाद से, हम जवाब नहीं देते, हमें मालूम है भीख मांगेंगे। ये तो उस देश की छवि है। अरे लानत करो अपने आप पर। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि आप दुनिया का सबसे कम पसंदीदा देश है, कोई आपको पसंद नहीं करता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की लूट नीति से जनता त्रस्त है। उधर भारत जैसे देश में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। आखिर जंग कैसे पाकिस्तान को तबाह कर सकती है? क्योंकि कीमतें बढ़ती जाएंगी। उनके पास 4 दिन, सुन लीजिए ध्यान से, 4 दिन के पीओएल कहते पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स रिजर्व हैं। मेरे पास कम से कम 60 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ये सोच लिया था। आप मेरी बात मान लीजिए, 52 ईयर्स इन डिप्लोमेसी, 75 साल की मेरी उम्र है। मैंने भारत में इस प्रकार की सरकार नहीं देखी है जो इतनी प्रोएक्टिव है। पहले से हमने फैसला कर लिया था कि हम 27 देशों से तेल इंपोर्ट करते थे, बढ़ा के हमने 40 कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कहते हैं कि 30-35% हमारा तेल आता था, अब 15 या 20% रह गया। दूसरे सप्लाई रूट्स हमने खरीद लिए हैं। रूस से हमने एक बूंद तेल नहीं खरीदा था यूक्रेन जंग से पहले। फिर ये बेवकूफ यूरोपियंस ने कहा हम एक कैप लगा देंगे, यानी अगर अंतरराष्ट्रीय प्राइस मान लीजिए $50 पर बैरल है तो रूस उससे ज्यादा नहीं बेच सकता। अभी बेवकूफ हो, वो तो उससे कम बेचेगा। तो वो मेरे पास आके बोला कि टाइगर खरीदना है तेल, मैंने कहा बिल्कुल खरीदना है। 50 तो इंटरनेशनल प्राइस है, कहता मैं 30 या 35 में दे दूंगा। मैंने वोडका का गिलास उठाया, उसने उठाया, ठक, हमने कहा अरे हमारी दोस्ती अमर है, ढेर सारा पैसा हमने बचाया। ये बेवकूफ लोग हैं जो जिहादिस्तान वाले हैं, वो समझ नहीं पाते। हमने जो मेजर्स लिए थे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए, हमने अपनी टैंक्स बनाए, प्राइवेट सेक्टर में है। दुनिया का सबसे बड़ी रिफाइनरी, बहुत कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, वो जामनगर में है, और उसके मालिक आप जानते हैं कौन है। उनको बुलाया गया था, उनको और उनकी पत्नी को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की थी दूसरी बार पिछले साल जनवरी में, क्योंकि उस रिफाइनरी में तरह तरह के क्रूड ऑयल रिफाइन किए जाते हैं। एक चीज और बता देता हूं, भारत नंबर 3 क्रूड इंपोर्टर है, लेकिन नंबर 2 रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। हम उससे बहुत पैसा कमाते हैं, और ये क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिकली बहुत सोच समझ के इन रिफाइनरीज में पूंजी निवेश किया। पाकिस्तानियों से पूछो आपकी रिफाइनरी कहाँ है, आपने क्यों नहीं ऑयल के बारे में सोचा? अरे इंशाअल्लाह अल्लाह के हमें तेल देगा। अच्छी बात है भाई, मुबारक हो। अगर अल्लाह के पास टाइम है कि आके तेल खोजेगा आपके देश में, गुड लक टू यू। यह बताया आपने कि हमने कदम उठाए, लेकिन इस ईरान जंग से पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं ये कहूंगा कि तेल की कमी हो जाएगी वहां पर। दूसरा, पाकिस्तान ईरान के बीच में संबंध ठीक नहीं है, और जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, ईरान ने कहा हमने नोट कर लिया और इसके बाद हम आपको ठोकेंगे। 2 साल पहले तो एक दूसरे पे मिसाइलें फेंकते थे। फिर वो भूतपूर्व जो ईरान के राष्ट्रपति थे राइसी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो गए वहां पर, फिर बोले ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हम पे हमला कर रहे हैं, हम आप पे कर रहे हैं। क्योंकि ईरान कहता है कि जो बलोच फ्रीडम फाइट, उनको बागी कहता है, मेरी तरफ है, आप उनका समर्थन करते हो। पाकिस्तान कहता है जो बलोच बागी मेरी तरफ है, आप उनका समर्थन, क्योंकि बलोच दोनों तरफ है। तो फिर वो गया, बातचीत हुई, अरे डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट मुस्लिम सब ठीक कर दिया। 5 मिनट के बाद फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। पाकिस्तान घिर गया है, और ये जो जंग हो रही है इस समय, गुस्सा ईरान अपना जितना इजराइल पर निकाल सकता है, जितना अमेरिका पे निकाल सकता है, निकालेगा। लेकिन जो बचा हुआ गुस्सा होगा, मेरी बात मान लीजिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं तो दुनिया को समझने की कोशिश करता हूं। बाकी बचा हुआ गुस्सा वो जिहादिस्तान पर निकालेगा, और जिहादिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। अगले सवाल बढ़ते हैं सर। कंगाल पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। सऊदी से $5 बिलियन का तेल और $5 बिलियन पैसे मांग रहा है। दावा किया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में शहबाज लगातार फोन पर दुनिया के देशों से मदद मांग रहा है। आखिर कंगाल पाकिस्तान जो भारत को जंग की चुनौती देता है, कैसे एक्सपोज हो गया है? पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। जंग की चुनौती क्या देता है? वो तो अपनी एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, मालूम है आपको।
उनकी फौज जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो तेल का खर्च होता है ना। उनके प्लेन्स नहीं फ्लाई कर रहे, उनके पास एविएशन फ्यूल नहीं है, खड़े हुए हैं जमीन के ऊपर। तो ये चीजें कहने के लिए बड़ी अच्छी बातें हैं, इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह कुछ नहीं करेगा आपके लिए, वो भी आप लोगों से नाराज हो गया है। बहुत बड़े भगवान हैं, हम सब उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हर चीज उनके ऊपर आप थोप देते हैं, ये सही नहीं है। आप भीख मांग रहे हैं, स्वीकार करिए कि आप भिखारी हैं। मिडिल ईस्ट के देश अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते, क्योंकि आप वहां जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं या ईद के लिए जाते हैं, या आप ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जाते हैं आप भीख मांगने के लिए। सबसे ज्यादा भिखारी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी नागरिक है। ठीक है सर, अगला सवाल है सर आखिरी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी के साथ साथ बिजली संकट भी खड़ा होने वाला है। आखिर पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की लूट नीति और कमजोर कूटनीति से कैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है? पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कूटनीति को तो ये समझते ही नहीं है ना, ये तो सोचते हैं कि हम पाकिस्तानी है, दुनिया को हम बेवकूफ बना सकते हैं। एक उनका वो है राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, राक्षस ही लगता है को, उसका नाम ख्वाजा आसिफ वासिफ है। तो उसे किसी ने पूछा था कि आप आतंक का समर्थन करते हैं? बोले 30 साल से ज्यादा के लिए हम गंदी गंदी चीजें करते रहे थे, कभी ब्रिटेन के बिहाफ पे, कभी अमेरिका के बिहाफ पे, अब हमने बंद कर दिया। अच्छा, किसने बोला आपने उसको बंद कर दिया? और वो एक वहां पर बिली बंटर भी है, मोटा सांड, वो एक जमाने में कहता है कि मैं विदेश मंत्री था, क्या उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, बिल्ली बंटर नहीं है, बिल्लू ऐसा ही कुछ नाम है, बिलावल, हाँ वही उसका नाम है। वो मोटा सांड भी कहता है हमारा तो एक पास्ट है, गुजरा हुआ कल है, हम सारी गंदी चीजें करते थे, अब हम सुधर गए। अच्छा, एक रात में आप सुधर गए हो? वो सुधरेंगे नहीं। पाकिस्तान, अब मैं बता देता हूं, एक अंग्रेजी में कहावत होती है ऑटो डिस्ट्रक्ट। पाकिस्तान ऑटो डिस्ट्रक्ट की तरफ तेजी से चढ़ता जा रहा है, एक फेल्ड स्टेट, और वो उस लीग में आ जाएगा जिसमें सोमालिया है। मैं तो रहा हूं वहां पे, मैं जानता हूं, कोई सरकार नहीं है वहां पर। यही हाल होने वाला है जिहादिस्तान का। बाकी मुंगेरी लाल के सपने आप देखते रहिए, सपनों पे जिंदा रहिए। और एक चीज आपको और बताऊं, मजेदार चीज सुनिएगा इसका बड़े ध्यान से। बहुत ज्यादा इंपोर्ट इलीगली शराब का कौन से देश में होता है? जिहादिस्तान में। बांग्लादेश ने हमारे साथ एक समझौता किया था। वहां के, आज कब देखा आपने, वो जो वहां के जिहादी जमाते इस्लामी है, बिल्कुल खामोश हो गए कि उन्होंने कहा था कि इस साल 2026 में हम लगभग 1,80,000 टन डीजल भारत से इंपोर्ट करेंगे। वो एक्सपोर्ट शुरू हो गया। एक रिफाइनरी है असम में, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहां से जा रही है। तो ये जो उनके ये जो मुल्ले थे ना, जो बड़े बकवास करते थे, जब वो गधा, क्या नाम था उसका सर, मोहम्मद यूसुफ खान, वो हिलरी क्लिंटन का जो चपरासी होता था, उसने उसको नोबेल प्राइज देके वहां पे भेज दिया था। तो वो जब तक था तो जमात इस्लामी बड़ी फुदक रही थी। अब जब दूसरी सरकार आई है, उन्होंने कहा यार, अगर भारत ने हमें डीजल देना बंद कर दिया या गंगा वाटर ट्रीटी पे दोबारा हस्ताक्षर नहीं किए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जाओ भारत के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगो। तो जमात वाले भी बिल्कुल खामोश हो गए, और जो डीजल का हमने उनके साथ अग्रीमेंट किया 2026 का, हम उसको निभा रहे हैं।